गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेज पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वर्तमान के अस्थायी कार्य के लिए होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ के रहने पर होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग प्रेजेंट का अगर हैबिट है, वर्तमान की आदत है, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये भी हमने कल बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग है वो भविष्य के निश्चित कार्यक्रम को बताने में भी किया जाता है। अब देखिए, ध्यान देंगे आगे अगला भविष्य के दो घटनाओं के रहने पर ध्यान दीजिए। अगर भविष्य की दो घटनाएं हैं, यानी भविष्य में अगर दो कार्य होने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा यानी प्रधान उपवाक्य, प्रधान वाक्यांश, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। जो प्रधान उपवाक्य होगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, अब जैसे हम कोई भी देख लेंगे, अगर इफ से, व्हेन से, अनलेस से, बिफोर से, आफ्टर से, कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर कोई क्लॉज शुरू होता है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इफ, व्हेन, अनलेस, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है इनसे शुरू होने वाला, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। दोनों को फ्यूचर में, जबकि घटनाएं दोनों भविष्य की होगी, लेकिन दोनों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में व्यक्त नहीं करेंगे। जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर हम दिया गया है हमको अगर एग्जाम में कि इफ ही अप्लाइंग टू पटना ही विल सी द जू, ऑप्शन में दे दिया गया विल गो, ऑप्शन में है गो, ऑप्शन में है गोज, ऑप्शन में दे दिया गया वेंट। अगर वह पटना जाएगा तो वह चिड़ियाघर देखेगा। ही विल सी द जू, वह चिड़ियाघर देखेगा। कब? जब वह पटना जाएगा तब। अगर वह पटना जाएगा, ये कंडीशन हो गया। अगर वह पटना जाएगा तो चिड़ियाघर देखेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और ये इफ से शुरू है, तो इसका मतलब कि यही सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्ब 1 या वर्ब 5, गो या गोज। तो अब देख लेंगे, सब्जेक्ट तय करेगा, तो ही के साथ गोज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। यानी अगर वह पटना जाएगा तो चिड़ियाघर देखेगा। दो भविष्य का कार्य होगा, दो भविष्य की घटनाओं का जिक्र किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में इफ, व्हेन, अनलेस इत्यादि से शुरू होने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। यही याद रखना होगा। अब आगे हम देखते हैं Here
और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हियर और देयर से शुरू होने वाला अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। यदि दिया गया है कि हियर ब्लैंक दे दिया गया और ये पंकज और ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दे दिया, ऐसे कंडीशन में अगर ऑप्शन दिया गया है इज कमिंग, ऑप्शन है हैज कम, ऑप्शन दिया गया है कम, ऑप्शन दिया गया है कम्स, तो अब आप देख लेंगे कि आप ये हियर से शुरू होने वाला और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऐसे कंडीशन में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का दो ऑप्शन है, कम और एक कम्स, वर्ब 1 और वर्ब 5। तो ये सब्जेक्ट तय करेगा पंकज कि हम क्या रखें, तो पंकज यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब 5 रखेंगे। तो जब भी हियर और देयर से शुरू होने वाला अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसा कि आप देखते होंगे यहाँ इन्वर्सन होता है, कंप्लीट इन्वर्सन, हियर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में कंप्लीट इन्वर्सन किया जाता है, यानी पूरी क्रिया जो है पूरी क्रिया सब्जेक्ट से पहले आती है और उस स्थिति में जब सब्जेक्ट कोई नाउन हो। तो यहाँ हुआ हियर कम्स पंकज, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम कहेंगे देयर गोज रीता, हम देयर गोज रीता कहेंगे, यानी देयर से और हियर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम व्यक्त करते हैं। अब आगे देखेंगे वर्तमान के विचारों और भावनाओं को, अगर वर्तमान का विचार है, भावनाएं हैं, हम कहें रूप, गुण, दोष, पेशा भी अगर वर्तमान का बताना है तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि दिया गया है कि सी अ ब्लैंक ब्यूटीफुल, और ऑप्शन है इज लुकिंग, ऑप्शन में है लुक्ड, ऑप्शन में दे दिया गया लुक्स और ऑप्शन में दे दिया गया हैड लुक्ड। अब देखिए उसके विषय में आपका विचार है कि वो सुंदर है, तो वो सुंदर दिखती है, वो सुंदर लगती है, कहना सही होगा। ये नहीं कहेंगे कि वो सुंदर लग रही है, ऐसा नहीं कहेंगे। वो सुंदर दिखती थी या सुंदर दिख चुकी है, ऐसा नहीं। हम कहेंगे वो हमारा विचार है अगर उसके प्रति कि नहीं वो सुंदर है, तो इस विचार को हम सिंपल, यानी वर्तमान का विचार है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करेंगे और हम कहेंगे शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछता है, उसका हमने जिक्र किया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही, जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है,
रहे हैं, रहे, अथवा वर्तमान में कार्य के जारी होने का बोध। अब देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, जैसा कि बचपन से हम लोग याद करते रहे, रहा है, रही है, रहे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहेगा ही, लेकिन ये जरूरी है कि वर्तमान में अगर वो काम जारी है, काम के जारी रहने का बोध है, तो वो रहा है, रही है, रहे या न रहे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब जैसे हम ए नंबर पर देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर इज या आर या एम को रखेंगे, वर्ब फोर यानी वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा यानी ईटीसी। जैसा कि आई के साथ केवल एम लगता है, ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर अगर नाउन रहे तो उस स्थिति में हम इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही यू हो, वी हो, दे हो और कोई भी प्लूरल नाउन रहे तो उस कंडीशन में आर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये बी क्रिया है, प्रेजेंट की, और इसके बाद वर्ब फोर यानी वर्ब में आईएनजी, ये दोनों मिलके ही इज आर एम और वर्ब फोर जब रहेगा तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। केवल इज आर एम रहने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा जब तक उसके साथ वर्ब फोर ना हो। बताए थे कि इज आर एम ये प्रेजेंट फॉर्म है। अब आर और एम प्रेजेंट फॉर्म इन प्लूरल हो में रखा वर्ब वन होता है, और इज जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म इन सिंगुलर यानी वर्ब फाइव होता है। तो आप देख रहे हैं कि केवल ये रहे तब तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, लेकिन जब इसके साथ वर्ब फोर आ जाता है तो उस स्थिति में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। अब जरा देखिए, मैंने कहा बचपन से कि रहा है, रही है, रहे हैं, हम लोग बचपन से पढ़े, लेकिन यहाँ तो रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है, तो क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या नहीं? तो मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ यानी वर्तमान में दरवाजे पर खड़ा होने का काम हमारा चल रहा है, जारी है, कंटिन्यूअस है, अतः यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे आई के साथ, हम इज आर एम में से आई के साथ एम ले लेंगे। खड़ा होना की अंग्रेजी स्टैंड होती है, स्टैंड में आई एन जी स्टैंडिंग, और एट द डोर दरवाजे पर, तो आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। तो इस स्ट्रक्चर पर हमें बनाना, अगर हम कहते हैं कि वह गीत गा रही है तो वह का सी ले लिए, सी के साथ देखिए इज लगेगा तो सी इज हो गया, और गा रही है, अब वर्ब फोर लेंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही हो गया, ही के साथ इज ले लिए। वर्ब फोर लेंगे, प्लेइंग अ क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं और इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। और बी नंबर देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर इज या आर या एम को रखेंगे,
अब यहाँ नॉट होगा और वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। यदि हम कहते हैं कि वह खाना नहीं बना रही है, वह खाना नहीं बना रही है, अब ये निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया, नहीं आ गया, तो वही स्ट्रक्चर केवल नॉट जुड़ जाएगा। अब वह का सी के साथ जैसा कि आप जानते हैं इज लेंगे और उसके बाद नॉट हो गया। सब्जेक्ट हमने लिया इज आर एम में से, इज ले लिया सी के अनुसार, नॉट हो गया। वर्ब 4 खाना पकाना यानी कुक होता है, तो कुक में आई एन जी कुकिंग, अब फूड हो गया सी इज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही है। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो सी नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। ये जो सी है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहां पर हम इज या आर या एम को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, वर्ब 4 होगा, ऑब्जेक्ट इटीसी, और ये हुआ नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क होगा। तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी यानी नोट ऑफ इंट्रोगेशन रखेंगे, क्वेश्चन मार्क रखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे हम कहते हैं कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या तुम, पहले हम इज आर एम में से लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार तो ये तुम के अनुसार आर हो गया, और फिर यू हमने किया, सब्जेक्ट को रखा आर यू। अब खेलना यहाँ क्रिया है तो प्ले को और प्ले में हमने डाल दिया आई एन जी, तो प्लेइंग वर्ब 4 हो गया। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अब हम डी नंबर देखेंगे। अब देखिए इसी में अगर निगेटिव हो जाए कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो आपको कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, जब क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। अब डी हम देखेंगे WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। सबसे पहले हम WH वर्ड्स को रखते हैं, when, how, where, why। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट वर्ब 4 ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क। अब हमने कहा कि वह कैसे पत्र लिख रहा है, वो कैसे पत्र लिख रहा है, तो कैसे के लिए हमने क्या लिया, हाउ लिया, और हाउ के साथ के बाद हमको इज आर एम चाहिए, तो ये इज आर एम तय करेगा। सब्जेक्ट यहाँ हुआ है, वह के अनुसार इज हो गया, हाउ इज ही। अब वर्ब 4 चाहिए, तो लिखना का राइट होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायः जिस वर्ब के अंत में ई रहे तो उस ई को हटाकर ING लगाते हैं, और ये होगा राइट। रिटेन में डबल टी होता है, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, राइटिंग में भी डबल टी कर देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। राइटिंग में WRIT और ई को हटाकर ING लगाना है। रिटेन जो थर्ड फॉर्म है उसमें डबल टी होता है। तो हाउ इज ही राइटिंग अ लेटर, हाउ इज ही राइटिंग अ लेटर, वह कैसे पत्र लिख रहा है। अब हम ई नंबर
पर देखेंगे कभी कभी कौन से भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन खेल रहा है, कौन आ रहा है, कौन खड़ा है, कौन बैठा है। तो ऐसे कंडीशन में हम हु को रखेंगे, और अगर लगे कि हु सिंगुलर है तो इज, और हु अगर प्लूरल है तो आर रखेंगे। इसके बाद वर्ब का चौथा रूप वर्ब 4 होगा, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क होगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा। यदि हम कहते हैं कि कौन वहां बैठा है, अब देखिए इसमें रहा है रही है नहीं है, फिर भी ये कंटिन्यूअस है। कौन बैठा है, बैठने का काम जारी, कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। ऐसे कंडीशन में हम हु को रखेंगे। अब कौन वहां बैठा है, ये सिंगुलर का बोध हो रहा है, इज रखेंगे। कौन लोग बैठे हैं तो आर रखते, तो हु इज। अब यहाँ पर सीट मीन्स होता है बैठना, और आईएनजी लगाते हैं जब देखते हैं कि एक कॉन्सोनेंट के पहले एक भावेल हो, एक कॉन्सोनेंट के पहले एक भावेल, दो भावेल नहीं, एक कॉन्सोनेंट के पहले एक भावेल हो तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं प्राय, और तब आईएनजी लगाते हैं। तो हुआ हु इज सीटिंग, और वहां का हो गया दिया, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हमने डाल दिया कि हु इज सिटिंग देयर, कौन वहां बैठा है। तो ये आपने कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखा। अब आप देखेंगे कि आखिर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यूजेज, ये तो सामान्य स्ट्रक्चर आपने देखा। अब यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यूज को देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले हम पहला जो है यूज कहते हैं कि बोलने के समय में, बोलने के समय में जारी रहने वाले कार्य, अगर बोल रहे हैं और उस समय कार्य जारी है, कहने का मतलब वर्तमान में, वर्तमान में अभी जिस समय हम बोल रहे हैं और उस समय उस काम का होना जारी है, वह कार्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त किया जाता है। अगर दे दिया गया है कि कीप क्वाइट अवी ब्लैंक टू द रेडी, अब ए नंबर पर दे दिया गया लिसन, बी पर ऑप्शन है आर लिसनिंग, सी में ऑप्शन हो गया लिसन, और डी में ऑप्शन हो गया वर लिसन। अब देखिए, चुप रहो, शांत रहो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, शांत रहो। इसका मतलब अभी क्यों चुप रहो, क्योंकि अभी मेरा काम चल रहा है। कौन सा काम हम लोगों का चल रहा है, तो रेडियो सुनने का, यहाँ कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है। ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा और वी आर लिसनिंग टू द रेडियो होगा। यदि हम देख लेते हैं कि अगर एट प्रेजेंट है, एट दिस मोमेंट है, करेंटली है, नाउ है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं।
यहाँ एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट करेंटली देखते हैं, नाउ देखते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर दिया गया है कि सी अ ब्लैंक अ सॉन्ग ना, अब ए नंबर पर दिया है सिंग्स, बी ऑप्शन हो गया sang, सी हो गया विल सिंग, और डी नंबर पर है इज सिंगिंग। अब जैसे ही नाउ हमने देखा, नाउ देखेंगे, एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट करेंटली देखेंगे, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे, क्योंकि अभी वो गीत गा रही है। बोलने के समय में यानी अभी वर्तमान में उस कार्य के जारी रहने का बोध होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे तो होगा सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। अब आगे देखेंगे, वर्तमान के अस्थायी तौर पर चल रहे कार्य। अगर वर्तमान का अस्थायी तौर पर कोई कार्य चल रहा है तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में देखते हैं कि नाउ अ डेज आजकल या दीज डेज ये लगे होते। जब हम नाउ अ डेज या दीज डेज देखते हैं तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वर्तमान के जो अस्थायी तौर पर, जरूरी नहीं कि अभी ही हो रहा है, लेकिन अस्थायी तौर पर अगर वो वर्तमान में कार्य के जारी होने का बोध है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यदि हम कहते हैं कि ही अ ब्लैंक दिया गया है अ नोवेल नाउ अ डेज, अब नाउ अ डेज या दीज डेज देखेंगे तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि दिया गया ही के बाद ये राइट्स ऑप्शन में दिया है, इज राइटिंग दे दिया गया ऑप्शन में, रोट है, वाज राइटिंग है। जब हम नाउ अ डेज या दीज डेज देखेंगे तो हम समझेंगे कि वर्तमान में ये अस्थायी तौर पर जारी रहने वाले कार्य का बोध करा रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे और यहाँ इज राइटिंग होगा। ही इज राइटिंग अ नोवेल नाउ अ डेज, यानी वह आजकल एक उपन्यास लिख रहा है। ऐसा नहीं कि अभी बैठकर लिख ही रहा है, लेकिन इन दिनों उसका काम, दीज डेज उनका काम चल रहा है उपन्यास लिखने का, नोवेल को लिखने का। अब अगर हम देखते हैं कि वर्तमान में धीरे धीरे हो रहे कार्य, अब देखिए अगर वर्तमान में कोई कार्य धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे, शनैः शनैः, चाहे उसका विकास हो रहा हो या उसका ह्रास हो रहा हो, तो धीरे धीरे अगर कोई कार्य के होने का बोध होता है और वर्तमान की बात हो तो उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम व्यक्त करते हैं। जैसे अगर दिया गया है कि माय हैंड राइटिंग, मेरी लिखावट, यहाँ ब्लैंक दे दिया गया। अब देखिए मेरी लिखावट अब इम्प्रूव्स, सुधरती है कहेंगे कि मेरी लिखावट जो है हैज इम्प्रूव्ड, सुधर चुकी है कहेंगे कि मेरी लिखावट हैज
इम्प्रूविंग, सुधर रही है कहेंगे, इज इम्प्रूविंग, या हम ये नॉन ऑफ दीज लेंगे। अब देखिए, ये कहना बेहतर होगा कि मेरी जो लिखावट है वो सुधर रही है, यानी ये काम धीरे धीरे, लिखावट एकाएक नहीं सुधरती है, यानी धीरे धीरे ये काम होता है। अब मैं स्वस्थ हो रहा हूं तो धीरे धीरे, सुबह हो रही है धीरे धीरे। तो अगर धीरे धीरे अगर कोई कार्य होता है, अब हमें क्या कोरोना के मरीज मिलते हैं कि मिल रहे हैं? तो मिल रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। या ये भी जब कहना होगा कि नहीं, अब कोरोना के जो मरीज हैं अब उनकी संख्या घट रही है, कोरोना के मरीज अब घट रहे हैं, तो घटते हैं नहीं, घट रहे हैं, यानी वो धीरे धीरे का बोध होता है। और धीरे धीरे जहां होगा वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, इज इम्प्रूविंग होगा। कल के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डालने जा रहे हैं, नो कंटिन्यूअस। नो कंटिन्यूअस यानी कहां कहां हम किन किन क्रियाओं का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। तो ये कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे।